नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और क्राइम स्टोरीज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूँ, वो वारदात मेरठ उत्तर प्रदेश में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। ये घटना है 13 जून 2019 की और ये घटना दोराला पुलिस थाने के अंतर्गत हुई थी। दिल्ली से करीब 150 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में एक कस्बा है दोराला। यहीं पर एक गांव है लोहिया, जहां 13 जून 2019 को इसी गांव के रहने वाले सबी अहमद के खेत से एक कुत्ता किसी मानव अंग को लेकर भाग रहा था। कुत्ते को मानव अंग लेकर भागते हुए गांव में रहने वाले ईश्वर पंडित ने देख लिया था। उसे शक हुआ कि हो ना हो वहां किसी इंसान को मारकर दबाया गया है। ईश्वर ने पहले गांव के कुछ लोगों को ये बात बताई। सब उस जगह पर पहुंचे जहां से कुत्ता मानव अंग लेकर भागा था। तलाश करने पर खेत में एक जगह पर वो गड्ढा मिल गया जहां एक शव दबा था और कुत्ते के कूदने से शव का कुछ हिस्सा बाहर निकल आया था। लिहाजा ईश्वर पंडित ने गांव वालों के साथ इसकी सूचना दोराला पुलिस को दे दी। दोराला थाने के एसएचओ इंस्पेक्टर जनक सिंह तत्काल अपनी टीम के साथ लोहिया गांव पहुंच गए। पुलिस ने आकर सबी अहमद के खेत की खुदाई करवाई तो वहां वाकई में एक शव मिला। शव किसी महिला का था जिसका सिर और दोनों हाथ गायब थे। शरीर पर अंतर्वस्त्र के अलावा कोई और कपड़ा नहीं था। देखने से ही लग रहा था कि शायद उसके साथ दुष्कर्म किया गया है, जिसके बाद बेदर्दी से उसकी हत्या करके शव को वहां दबा दिया गया है। घटना दिल दहलाने और किसी को भी झकझोर देने वाली थी, इसलिए एसएचओ ने तत्काल उच्च अधिकारियों को सूचना दे दी। सूचना मिलते ही सीओ जितेंद्र सिंह सरगम, एसपी अखिलेश नारायण सिंह और मेरठ के एसएसपी अजय कुमार साहनी भी क्राइम टीम और डॉग स्क्वाड टीम को लेकर मौके पर पहुंच गए। आमतौर पर पुलिस के लिए हत्या के मामले सामने आने की घटना होना कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होती, लेकिन जिस तरह से इस महिला की हत्या की गई थी वो जरूर हैरत में डालने वाली बात थी, क्योंकि उसका सिर तथा दोनों हाथ काटने के पीछे का रहस्य किसी की समझ में नहीं आ रहा था। सिर काटने के पीछे का मकसद तो समझ में आता था कि क्योंकि चेहरा दिखने से उसकी पहचान हो सकती थी, इसलिए कातिल ने उसका सिर काटा होगा, लेकिन उसके दोनों हाथ कंधे से क्यों काट दिए गए ये सबकी समझ से परे था। शव पूरी तरह से सड़ गल चुका था। इसका मतलब था कि हत्या करके शव कई दिन पहले यहाँ पर दबाया गया था। शव की हालत देखने से एक दूसरी बात भी साफ हो रही थी कि शव के सिर और हाथ काटने वाला अपराधी बेहद क्रूर होगा तथा उससे गांव में लड़की की पहचान का डर रहा होगा। इसके बाद क्राइम टीम ने पहले डॉग स्क्वाड की मदद से शव के दूसरे हिस्सों और कातिल का सुराग लगाने का प्रयास किया, लेकिन काफी समय बीत जाने की वजह से शायद कातिल की गंध और शव के दूसरे हिस्सों की गंध उड़ चुकी थी, इसलिए कुत्ते से कोई मदद नहीं मिल सकी। इसके बाद पुलिस ने जेसीबी मशीन और ट्रैक्टर की मदद से पूरे खेत की खुदाई करवाई, लेकिन खेत में शरीर का कोई दूसरा हिस्सा बरामद नहीं हो सका। इस दौरान पुलिस की एक टीम ने लोहिया गांव के लोगों को बुलाकर शव दिखाया और ये जानने की कोशिश की कि कहीं इस गांव की किसी लड़की का तो ये शव नहीं है, लेकिन पता चला कि गांव से कोई महिला या लड़की गायब नहीं थी। हालांकि उसकी पहचान बिना सिर के कारण कोई नहीं कर पा रहा था। एसएसपी अजय साहनी के निर्देश पर उसी दिन शव का पंचनामा करके उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और थाना दोराला में अपराध संख्या धारा 302 पर अज्ञात हत्यारों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया। सीओ जितेंद्र सिंह सरगम ने एसएचओ जनक सिंह चौहान की निगरानी में इस केस की जांच का जिम्मा एसआई एमपी सिंह को सौंप दिया और उनके सहयोग के लिए एसआई राजकुमार तथा कुछ पुलिस कर्मियों को नियुक्त कर दिया गया। शव का पोस्टमार्टम होने के बाद जांच अधिकारी ने 3 दिन तक अज्ञात महिला के शव को अस्पताल में सुरक्षित रखवाया, लेकिन आसपास के इलाके में मुनादी और समाचार पत्रों में उस शव की जानकारी छपवाने के बाद भी जब कोई उसकी पहचान के लिए नहीं आया तो पुलिस ने लावारिस के तौर पर शव का अंतिम संस्कार कर दिया। शव के ब्लड सैंपल और टिश्यू सैंपल सुरक्षित रख लिए गए। दोराला थाने की पुलिस अपने तरीके से इस हत्याकांड की जांच को सुलझाने के काम में लगी थी।
लेकिन इसके अलावा एसएसपी अजय कुमार साहनी ने सर्विलांस टीम के इंचार्ज हेड कांस्टेबल मनोज को उनकी टीम के साथ इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के काम पर लगा दिया। सर्विलांस टीम ने जांच तो शुरू कर दी, मगर पुलिस को तत्काल ऐसे साक्ष्य नहीं मिले जिससे पुलिस मृतका की पहचान कर पाती या पुलिस के हाथ कातिल की गर्दन तक पहुंचते। समय धीरे धीरे गुजरता रहा और लोहिया गांव में मिले अज्ञात महिला के शव की फाइल पर धूल की परतें जमती रही। कहते हैं कातिल कितना भी चालाक हो, लेकिन एक दिन पुलिस के हाथ उसकी गर्दन तक पहुंच ही जाते हैं। 2 जून 2020 को मेरठ के एसएसपी अजय साहनी के कॉन्फ्रेंस रूम में पत्रकारों की भीड़ जमा थी। कोरोना की महामारी का संकट पूरे जोरों पर था और लॉकडाउन की वजह से पूरा देश अपने घरों के अंदर था। लेकिन उस दिन एसएसपी ने 1 साल पहले लोहिया गांव में मिली अज्ञात लड़की की हत्या के राज से पर्दा हटा दिया। लोहिया गांव के खेत में मिला वो शव एकता देसवाल का था और उसकी हत्या लोहिया गांव में रहने वाले साकेब ने अपने भाई मुसरत, अपनी पत्नी इस्मत, पिता मुस्तकीम और एक अन्य भाई नावेद की पत्नी रेशमा और गांव के रहने वाले दोस्त अयान के साथ मिलकर की थी। एकता की हत्या करने वाले सभी 6 आरोपियों को सर्विलांस टीम के मुखिया मनोज ने अपनी टीम के कांस्टेबल शहनवाज राणा, कांस्टेबल बंटी सिंह, महेश कुमार और सौरभ सिंह ने गहन जांच के बाद गिरफ्तार किया था। माँ बाप की इकलौती बेटी थी एकता। आरोपियों से पूछताछ के बाद जब एकता की हत्या का पूरा सच सामने आया तो लव जिहाद की एक ऐसी कहानी से पर्दा उठा जिससे पता चला कि बिना विचार किए अनजान लड़कों के प्रेम जाल में फंसने वाली लड़कियां किस तरह लव जिहाद का शिकार होकर अपनी जिंदगी को दांव पर लगा देती है। एकता जायसवाल मूल रूप से हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिले की तहसील डेहरा के गांव चिनौर में रहने वाले करमवीर देसवाल और बबीता देसवाल की इकलौती बेटी थी। एकता के पिता कांगड़ा की एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में ड्राइवर थे, जबकि मां घरेलू महिला थी। मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मी एकता के सपने पढ़ लिख कर बड़ी नौकरी हासिल करने के थे। घर में कोई कमी नहीं थी, इसलिए माता पिता ने इकलौती बेटी की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए उसे पढ़ने लिखने की पूरी आजादी दी, मनचाही जिंदगी जीने का मौका दिया। कांगड़ा में अच्छे स्कूल नहीं थे, ना ही ऊंची पढ़ाई करने का माहौल, इसलिए इंटरमीडिएट करने के बाद एकता पढ़ाई के लिए लुधियाना आ गई और बीकॉम की पढ़ाई करने के लिए एक अच्छे कॉलेज में दाखिला ले लिया। पढ़ाई करने के साथ एकता अपने खर्चे चलाने के लिए पार्ट टाइम जॉब भी करने लगी थी। धीरे धीरे उसने बीकॉम की पढ़ाई पूरी कर ली। 1 साल पहले वो लुधियाना की एक कंपनी में काम करती थी और लुधियाना में अकुंजा आनंद नगर खब्बेवार गली नंबर 1 में B34 नंबर मकान में किराए का कमरा लेकर रहती थी। यहीं पर उसकी जिंदगी में पंकज सिंह नाम का एक नौजवान आया। पंकज भी एक दूसरी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में नौकरी करता था। जल्द ही पंकज और एकता की दोस्ती प्यार में बदल गई। पंकज संपन्न और प्रतिष्ठित परिवार का युवक था। पंकज और एकता के बीच कुछ ही दिनों में इतनी प्रगाढ़ता हो गई कि एकता उसके साथ जिंदगी गुजारने के सपने देखने लगी। लेकिन पंकज एक मनचला भौरा था, इसलिए दूसरी लड़की से संपर्क में आने के बाद उसने एकता से दूरी बना ली। एकता की समझ में नहीं आ रहा था कि उसमें आखिर ऐसी कौन सी कमी है जो पंकज उसे नजरअंदाज करने लगा है। पंकज को उसने कई बार मनाने और जानने की कोशिश की, लेकिन पंकज ने हर बार उसे झिड़क दिया। एकता पर पंकज को पाने का जुनून सवार था। वो किसी भी तरह पंकज को हासिल करके अपनी लाइफ सेटल करना चाहती थी। पंजाब और हरियाणा ऐसी जगह है जहां लोग टोने टोटके और झाड़ फूक करने वाले तथा कथित तांत्रिकों पर कुछ ज्यादा ही विश्वास करते हैं। एकता ने भी तांत्रिक की वशीकरण विद्या के कई किस्से सुन रखे थे, लिहाजा उसने पंकज को अपने वश में करने के लिए किसी तांत्रिक से वशीकरण उपाय कराने का मन बनाया। एक समाचार पत्र में छपे विज्ञापन के आधार पर एक दिन उसने फोन पर अमन नाम के एक तांत्रिक से बात की। अमन ने एकता को भरोसा दिलाया कि वो 100% ऐसा उपाय कर देगा कि उसका आशिक पूरी तरह से उस पर लट्टू हो जाएगा। 2 दिन के बाद ही एकता मोतीनगर स्थित तांत्रिक अमन के ऑफिस में पहुंची। अमन तंत्र मंत्र का काम जरूर करता था, लेकिन बातचीत में वो बेहद सलीकेदार था। पहनावे और शकल सूरत से भी वो बेहद आकर्षक था। फीस तय होने के बाद एकता ने अमन को अपनी समस्या बताई। बातों ही बातों में अमन ने ये भी जान लिया कि एकता कांगड़ा में रहने वाले अपने परिवार से दूर
लुधियाना में अकेली रहती है और अपने परिवार की इकलौती लड़की है। अमन समझ गया कि एकता उसके लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी साबित हो सकती है, क्योंकि उसके आगे पीछे रोक टोक करने वाला कोई नहीं था। लिहाजा अमन ने उस दिन के बाद और भी ज्यादा सलीके से रहना और बातचीत करना शुरू कर दिया। उसने कुछ ऐसा चक्कर चलाया कि धीरे धीरे एकता पंकज को भूलकर सिर्फ अमन के बारे में सोचने लगी। अमन और एकता के बीच कुछ ही दिनों में एक तांत्रिक और पीड़ित वाले संबंधों की जगह दोस्ती के संबंध कायम हो गए। दोनों के बीच अब घंटों तक व्हाट्सएप चैटिंग, कॉलिंग और फोन पर बातें होने लगी। धीरे धीरे एकता को अमन से बात करते करते इस बात का भी आभास हो गया कि अमन कम पढ़ा लिखा जरूर है, लेकिन जिस काम को वो करता है उसमें इतना पैसा है कि वो चाहे तो लाखों कमा सकता है। एकता के दिलो दिमाग से अब पंकज की मोहब्बत का जुनून लगभग पूरी तरह से उतर चुका था। अमन के साथ उसकी दोस्ती धीरे धीरे दीवानगी की हद तक परवान चढ़ती जा रही थी। दोनों की दोस्ती को करीब 1.5 महीने बीत चुका था कि इसी दौरान अमन को अपने पार्टनर तांत्रिक से पैसे के लेन देन को लेकर झगड़ा हो गया। दरअसल अमन दिलशाद नाम के जिस तांत्रिक के ऑफिस में काम करता था, उसके ऊपर धीरे धीरे अमन का ग्राहक पटाकर लाने का 3 लाख रुपए का कमीशन जमा हो चुका था। एक दिन हुआ यूं कि लेन देन के इसी विवाद में अमन और दिलशाद के बीच हाथापाई हो गई। दिलशाद ने अमन को अपने यहाँ से हटा दिया। इसके बाद अमन ने लुधियाना के किसी दूसरे तांत्रिक के साथ मिलकर काम शुरू कर दिया, लेकिन वहां भी 1 महीने से ज्यादा अमन की नहीं पटी, क्योंकि दिलशाद की तरह वो तांत्रिक भी आसामियों से मिलने वाला सारा पैसा खुद ही हजम कर लेता था। अब उसने मन बना लिया था कि वो अनजान लोगों के इस इलाके में काम ही नहीं करेगा। उसने करनाल जाने की तैयारी कर ली। करनाल में उसके गांव के कई लड़के तंत्र मंत्र और टोने टोटके का काम करते थे। उसने सोचा क्यों ना वो अपने दोस्तों के सहयोग से करनाल में अपना खुद का काम शुरू करे, लेकिन इस काम के लिए तो पैसों की जरूरत थी। अचानक उसे एकता का ख्याल आया। उसने सोचा क्यों ना एकता को झांसे में लेकर उससे मोटी रकम ऐंठी जाए। करनाल छोड़ने से पहले अमन ने एकता से मुलाकात की और उसे पिछले दिनों में अपने साथ पार्टनर तांत्रिकों द्वारा किए गए धोखे के बारे में बताया। उसने कहा कि वो करनाल जा रहा है, वहां जाकर वो कोई ठिया देखकर खुद का ऑफिस शुरू करेगा। अपना काम होगा तो वो लाखों रुपए कमा लेगा। काम धंधा जमाने के बाद अमन ने एकता से शादी करने का भी वायदा कर लिया। अमन गांव के रहने वाले अपने दोस्तों के पास करनाल चला गया और वहां कुछ दिनों में ही उसने अपना एक ऑफिस खोलकर तंत्र मंत्र, जादू टोने और वशीकरण का काम शुरू कर दिया। अमन ने किराए का एक कमरा भी ले लिया था। कमरा लेने के बाद अमन ने एक दिन एकता को फोन किया। इधर अमन के करनाल जाने के बाद जैसे एकता पर मुसीबतों का दौर शुरू हो गया था। अचानक उसकी नौकरी छूट गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। ऐसे में उसे अमन की बेहद याद सता रही थी। अचानक उस दिन जब अमन का फोन आया तो उसे लगा जैसे डूबते को किनारा मिल गया हो। बातचीत में एकता ने उसे बता दिया कि उसकी नौकरी चली गई है और वो खुद को अकेला महसूस कर रही है। अमन ने कहा, अब तुम लुधियाना छोड़ो, क्योंकि यहाँ मैंने अपना ऑफिस खोल लिया है। सामान लेकर मेरे पास चली आओ, यहीं पर तुम्हारी नौकरी का भी इंतजाम कर दूंगा। इसके बाद हम दोनों यहीं पर अपनी गृहस्थी बसाएंगे। अमन की बातें सुनकर एकता भविष्य के सुनहरे सपने देखने लगी। अमन ने उसे अपना पता भेज दिया और अगले कुछ दिन बाद ही एकता लुधियाना से अपना बोरिया बिस्तर समेटकर करनाल अमन के पास पहुंच गई। 1-2 दिन साथ रहने के बाद अमन ने एकता से कहा, देखो एकता, अगर हमें अपना भविष्य सुनहरा बनाना है और अपने काम से मोटा पैसा कमाना है तो इसके लिए हमें कुछ मोटी रकम खर्च करनी होगी, ताकि हम अपने काम को बड़े स्तर से कर सके। इसलिए अगर तुम अपने परिवार से कुछ पैसा मांगकर मेरा सहयोग कर सको तो हमारी आगे की जिंदगी बहुत हसीन होगी। एकता अमन के प्यार में इस कदर दीवानी हो चुकी थी कि उस पर आंख मूंदकर विश्वास करने लगी थी। कुछ महीने पहले जो एकता अमन के पास किसी और के वशीकरण के लिए आई थी, अब वो खुद अमन के वशीकरण का शिकार हो चुकी थी। अमन की बातों का एकता पर ऐसा असर हुआ कि वो पैसे लेने के लिए अपने परिवार के पास कांगड़ा चली गई। कांगड़ा में अपने घर पहुंचकर उसने अपनी मां बबीता को ये नहीं बताया कि वो लुधियाना छोड़कर करनाल चली गई है। उसने ये बताया कि अमन नाम के एक लड़के से वो प्यार करती है। कौन है, कहाँ का रहने वाला है और किस जाति का है, माँ ने पूछा।
माँ, ये तो पता है कि वो मेरठ का रहने वाला है, लेकिन जाति का पता नहीं। वैसे जितना मैं उसे जानती हूँ वो अच्छी जाति का ही होगा। एकता ने जिस भोलेपन से जवाब दिया उसे देखकर माँ बबीता ने अपना सिर पीट लिया। तेरा दिमाग तो ठीक है लड़की, जिस लड़के से शादी करना चाहती है ये तक नहीं पता कि वो किस जाति का है। अरे वो कुछ काम धाम भी करता है या उसे हमारी छाती पर ही लाकर पालेगी। बबीता का पारा चढ़ने लगा। देखो माँ, वो अच्छा खासा पैसा कमाता है, लोगों की समस्याएं सुलझाता है, कंसल्टेंसी का काम करता है। एकता ने माँ से अमन के असल काम धंधे की बात छिपाकर इस तरीके से उसके काम का परिचय दिया ताकि माँ को अच्छा लगे। देख लड़की, तेरे पापा ने बड़ी मेहनत से एक एक पाई जोड़कर तेरी शादी के लिए कुछ गहने बनवाए हैं और पैसा जोड़ा है। अब तू पढ़ लिख चुकी है, बहुत हो चुका, छोड़ ये नौकरी और घर आ जा। कोई अच्छा सा लड़का देखकर तेरे हाथ पीले कर देंगे, माँ ने समझाया। माँ का लहजा देखकर एकता भी समझ गई कि वो अमन से उसकी शादी कतई नहीं करेगी और न ही उसके लिए माता पिता से उसे कोई आर्थिक सहयोग मिलेगा। लिहाजा जल्दी ही एकता ये कहकर अपने घर से लुधियाना के लिए चली गई कि वो अंबाला में मामा जी के घर होते हुए लुधियाना चली जाएगी और कुछ दिन में नौकरी से सारा हिसाब किताब करके वापस यहाँ पर आ जाएगी। लेकिन इस दौरान एकता ने अपने घर में माँ की अलमारी में रखे करीब 3 लाख रुपए की नकदी और 12 लाख रुपए के गहने चुराकर अपने बैग में रख लिए थे, क्योंकि वो मानती थी कि इन पैसों और गहनों पर उसी का अधिकार है। अब वो इन्हें जिस तरह चाहे अपने ऊपर खर्च करे। अपने ही घर से गहने और रुपया चुराकर एकता अंबाला में अपने मामा के घर पहुंची और वहां पर एक रात रुकी। मामा अच्छे संपन्न व्यापारी थे, घर में रुपए पैसे और गहनों की कमी नहीं थी। उसी रात एकता ने अमन के प्यार की दीवानगी में अपने मामा के घर से करीब 2 लाख रुपए नकद और 7 लाख रुपए के गहने चुराकर अपने बैग में रख लिए। अगली सुबह जब तक किसी को पता चलता तब तक वो मामा के घर से लुधियाना जाने की बात कहकर निकल गई थी। एकता ने अपने माता और मामा के घर से करीब 25 लाख के गहने और नकदी चुरा ली थी। वो लुधियाना के बजाय सीधे करनाल पहुंच गई। एकता ने माता पिता और मामा के घर से चुराए गए नकद रुपए और गहने ले जाकर अमन के हाथों में सौंप दिए और बोली, देखो अमन, मैं अपने घर से जेवर और रुपए चुराकर लेकर आई हूँ, लेकिन एक बात साफ समझ लो कि अब मैं अपने घर में नहीं जा सकती। मैंने तुम पर भरोसा किया है, मेरे भरोसे को तोड़ मत देना। इतनी बड़ी रकम और लाखों के गहने देखकर अमन की खुशी की सीमा नहीं रही। उसने महीनों की मोहब्बत के बाद आज पहली बार एकता को अपनी बाहों में भर लिया। उसने एकता से कहा, कैसी बात करती हो पगली, मेरी दुनिया तो तुम ही हो। तुम फिक्र मत करो, हम 1-2 दिन में ही शादी कर लेंगे और तुम्हें परिवार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरा परिवार भी तो तुम्हारा ही परिवार है। शादी के बाद मैं तुम्हें अपने परिवार वालों के पास ले चलूंगा। देखना, मेरा परिवार तुम्हें इतना प्यार देगा कि तुम दुनिया को भूल जाओगी। अमन की बातें सुनकर एकता की आंखों में आंसू आ गए। एकता अपनी किस्मत पर इतराने लगी, क्योंकि वो तो पंकज की चाहत में अमन से मिली थी, लेकिन उसे क्या पता था कि किस्मत उसके लिए पंकज से भी अच्छा जीवन साथी चुन चुकी है। इधर जब एकता अपने परिवार और मामा के घर से नकदी और गहने चोरी करके भागी तो अगले दिन ही उसके माता पिता और मामा के घर में पता चल गया कि वो घर से चोरी करके भागी है। मामा और मामी एकता के माता पिता के पास पहुंचे तो उन्हें सारी बात पता चली। पूरा परिवार चिंता में डूब गया। क्या किया जाए, इस पर विचार किया गया। एक बात तो साफ थी कि एकता ने अपने ही घर में चोरी करने का ये काम अमन नाम के अपने उस प्रेमी के सहयोग करने के लिए किया था, जिससे वो शादी करना चाहती थी। परिवार ने लुधियाना जाकर एकता की तलाश करने का फैसला किया, लेकिन ये क्या, जब परिवार के लोग लुधियाना पहुंचे तो उन्हें पता चला कि एकता 1 महीने पहले ही उस मकान को छोड़कर जा चुकी है जहां वो रहती थी। एकता कहाँ गई है, किसी को इस बात का पता नहीं था। एकता के घर वाले समझ गए कि एकता पूरी तरह अमन नाम के लड़के के प्यार में पागल हो चुकी है, इसलिए अब एक ही चारा था कि एकता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी जाए। घर वालों ने पुलिस को ये बात तो नहीं बताई कि उनकी बेटी अपने ही घर से बड़ी रकम और गहने चुराकर भागी है,
लेकिन उन्होंने लुधियाना के मोतीनगर थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हुए पुलिस को ये जरूर बता दिया कि उनकी बेटी किसी अमन नाम के लड़के से प्यार करती थी और शायद उसी के बहकावे में आकर भाग गई है। मोतीनगर पुलिस ने एकता की गुमशुदगी का मामला दर्ज कर लिया और एक एसआई को उसकी तलाश तथा मुकदमे की जांच का काम सौंप दिया। पुलिस ने आसपास के सभी थानों में एकता की फोटो और गुमशुदगी से जुड़ी सभी जानकारी भेज दी। एकता जब अपने परिवार में चोरी करके अमन के पास आई थी तब ये बात मई 2019 की थी। दूसरी तरफ जब एकता ने करीब 25 लाख रुपए की नकदी और गहने अमन को ले जाकर दिए थे तो उसने करनाल में तंत्र मंत्र का काम करने वाले अपने 5-6 दोस्तों की उपस्थिति में एकता से घर में ही एक पंडित को बुलाकर हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ली और अगले ही दिन वो एकता को लेकर अपने गांव दोराला चला गया। दोराला में अमन ने पहले से ही अपने कुछ परिचितों की मदद से फोन पर बातचीत करके किराए के एक मकान की व्यवस्था कर ली थी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि एकता से शादी करने के बाद भी अमन ने उसके शरीर को छुआ तक नहीं था। एकता के पूछने पर वो हमेशा यही कहता कि कुछ दिन बाद वो अपने परिवार वालों से उसे मिलाने के लिए लेकर जाएगा। तब परिवार वालों का आशीर्वाद लेने के बाद ही वो उसके साथ सुहागरात मनाएगा। अपने परिवार और माता पिता के लिए ऐसे आशीर्वादी पति के मुंह से ये बातें सुनकर एकता का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। उसे लगा कि उसने अमन को अपना जीवन साथी चुनकर कोई गलती नहीं की है। इस दौरान एकता ने अपनी माँ को 1-2 बार व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर ये बात जरूर बता दी कि उसने अमन से शादी कर ली है और वो बहुत खुश है। साथ ही उसने ये भी कहा कि उसे ढूंढने की कोशिश ना करे। इस बीच करीब 1 महीना गुजर गया। एकता को घर में अकेला छोड़कर काम की तलाश में जाने की बात कह करके अमन रोज कई घंटों के लिए कहीं चला जाता था। शाम को जब वो देर से आता तो पूछने पर एकता को यही बताता कि वो नया काम शुरू करने के लिए जगह की तलाश कर रहा है, जल्द ही उसे ऑफिस मिल जाएगा। जब 1 महीना पूरा हो गया तो एकता ने थोड़ा सख्त लहजे में अमन से पूछना शुरू कर दिया। तो उसने कहा कि वो जल्दी उसे अपने परिवार से मिला देगा और उनका आशीर्वाद लेकर उसे पत्नी का दर्जा देगा। लेकिन 1 महीना हो जाने के बाद भी वो ना तो उसे परिवार से मिला रहा था और ना ही कोई नया काम शुरू किया। इस तरह तो सारा पैसा भी खत्म हो जाएगा। एकता ने उस दिन थोड़ा गुस्से में कहा कि उसने अपने परिवार के साथ छल किया है और उस पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की है। अमन को उस दिन लगा कि अब अगर उसने एकता को जल्द ही पत्नी का दर्जा नहीं दिया तो वो बगावत करके उसे छोड़कर चली जाएगी। 2 दिन बाद ईद का त्योहार था। इस दिन से 1 दिन पहले अमन दोपहर को अचानक बाहर से काम निपटाकर घर पहुंचा और एकता को बाहों में भर लिया। लो जी मैडम, आज वो खुशी का दिन आ गया जब तुम्हें अपनी ससुराल वालों से मिलना है। जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें गांव चलना है, घर वालों के पास। एकता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इस दिन का वो कितनी बेसब्री से इंतजार कर रही थी जब वो पूरी तरह अमन की हो जाएगी। एकता झटपट तैयार हो गई। अमन उसे एक ऑटो रिक्शा में बैठाकर अपने गांव लोहिया आ गया। लेकिन ये क्या, अमन तो उसे किसी मुस्लिम परिवार में लेकर आया था। घर में मौजूद लोगों के मुस्लिम लिबास, रहन सहन और बोलचाल देखकर साफ समझ में आ रहा था कि वो जिस घर में आई है वो एक मुस्लिम परिवार है। प्रेमी की असलियत जानकर बिफर पड़ी एकता। एकता ने हैरत भरी निगाहों से अमन की तरफ देखा तो अमन बोला, अरे देख क्या रही हो, यही मेरा परिवार है, ये मेरे अब्बू है, ये बड़े भाईजान है और ये दोनों मेरी भाभी जान है। लेकिन अमन, तुमने तो कभी नहीं बताया कि तुम मेरे धर्म के नहीं और तुमने तो अपना नाम अमन बताया था। एकता फटी आंखों से अमन को देखकर बिफरते हुए बोली, अरे मेरी प्यारी बीवी, इसमें नाराज होने की क्या बात है। भाई, मेरे प्यार का नाम अमन ही है, इसमें मैंने झूठ कहाँ बोला। हाँ, वैसे घर वाले मुझे साकेब कहकर बुलाते हैं। तुमने तो अपना घर बार मेरे लिए छोड़ा है। अब मेरा नाम साकेब हो या फिर अमन, मैं हिंदू हूँ या मुसलमान, क्या फर्क पड़ता है। अमन, जो वास्तव में साकेब था, उसने बड़ी ही बेशर्मी के साथ एकता के कंधे को पकड़कर कहा, दूर हट जाओ मुझसे, खबरदार जो मुझे छूने की कोशिश की। तुम्हारा धर्म क्या है,
तुम्हारा असली नाम क्या है? मेरे लिए ये बात बहुत मायने रखती है। तुमने मेरे साथ छल किया है, इसलिए तुम भूल जाओ कि अब मैं तुम्हारे पास रहूंगी। मुझे अभी अपने घर जाना है, अपने परिवार वालों के पास। मैंने तुम्हारे लिए उनका जो दिल दुखाया है, उनसे मिलकर मैं माफी मांगना चाहती हूँ। तुम्हारी खातिर मैंने अपने ही घर में चोरी की है। उनकी मेहनत की कमाई वापस लौटाकर मैं उनसे माफी मांगकर अपने पाप को कम करना चाहती हूँ। एकता ने एक ही सांस में अपनी सारी भड़ास साकेब के ऊपर निकाल दी। दूसरी तरफ साकेब, जो अब तक खुद को अमन के रूप में पेश करता रहा था, उसे लग गया कि एकता के ऊपर चढ़ा उसके सम्मोहन का जादू अब टूट गया है और मामला बिगड़ चुका है। उसने एक ही क्षण में फैसला कर लिया कि उसे क्या करना है। उसने किसी तरह सबसे पहले एकता को शांत कराया और उससे कहा अगर वो उसके साथ नहीं रहना चाहती तो ईद के अगले दिन वो उसे उसके घर भेज देगा और उसने जो गहने और पैसे दिए हैं वो उसे वापस दे देगा। साकेब उर्फ अमन ने एक दिन शांति के साथ एकता को अपने घर पर ही रहने को कहा तो एकता भी मना नहीं कर सकी। साकेब के इरादों से अनजान एकता एक दिन के लिए उसके घर में रुकने के लिए तैयार हो गई। इसके बाद साकेब ने एकता का अपने पूरे परिवार से बेहद सलीके से परिचय कराया। साकेब के परिवार में उसके पिता मुस्तकीम के अलावा 4 भाई थे, जिनमें साकेब खुद सबसे छोटा था। माँ का इंतकाल हो चुका था। उससे बड़े 3 भाई मुसर्रत, नावेद और जावेद है। साकेब के पिता पेशे से ड्राइवर हैं, जबकि चारों भाई दुराला से बाहर अलग अलग शहरों में तंत्र मंत्र और झाड़ फूक का काम करते हैं। मुसर्रत की शादी इस्मत से हुई थी, जबकि नावेद की पत्नी रेशमा है। आसिया तीसरे नंबर के भाई जावेद की पत्नी थी, जो अपनी पत्नी के साथ अपनी ससुराल गया हुआ था। नावेद भी इन दिनों किसी अपराध में शामिल होने के कारण मेरठ जेल में बंद था। एकता साकेब के परिवार के बारे में जानने के बाद ये तो समझ गई थी कि उसका परिवार अच्छा नहीं है। साकेब के साथ उसके गांव आने के बाद एकता को पूरी तरह आभास हो चुका था कि वो अमन के सम्मोहन में पड़कर बुरी तरह फंस चुकी है। लेकिन जिस तरह साकेब ने उसे भरोसा दिया था कि वो ईद के अगले दिन उसे उसके पैसों के साथ सकुशल घर वापस पहुंचा देगा, उसे जानने के बाद वो सुकून महसूस कर रही थी कि चलो उससे अपनी भूल सुधारने का मौका मिल गया है। वो किसी तरह अगले दिन मनाई जाने वाली ईद का इंतजार करने लगी ताकि उसके खत्म होते ही वो अपने परिवार के पास वापस लौट सके। रात में एकता ने साकेब के पूरे परिवार के साथ मिलकर खाना खाया। खाना खाने के बाद परिवार के सभी लोगों ने सोने से पहले कोल्ड ड्रिंक पी थी। साकेब की भाभी रेशमा ने एकता को भी एक गिलास में डालकर कोल्ड ड्रिंक पीने को दी, जिसके बाद सभी लोग कुछ देर तक बातें करने लगे। चंद मिनटों बाद एकता को नींद की उबासी आने लगी तो उसने कहा कि उसे सोना है। ये सुनने के बाद सभी लोग उसे कमरे में सोने के लिए छोड़कर बाहर चले गए। दरअसल अब तक जो घटनाक्रम हो रहा था वो एक साजिश का हिस्सा था, जिसे अब अंजाम दिया जाना था। जिन दिनों अमन बना साकेब दोराला में एकता के साथ किराए का घर लेकर रह रहा था, उस समय वो रोज अपने घर वालों से मिलने के लिए आता था। उसने घर वालों को बता दिया था कि उसने एक हिंदू लड़की को अपने जाल में फंसाया है और उससे दिखावे के लिए शादी भी कर ली है, क्योंकि उसने लड़की को अपने बारे में यही बताया था कि वो हिंदू है। परिवार वालों को जब ये बात पता चली कि एकता साकेब के प्यार में फंसने के बाद अपने घर से करीब 25 लाख रुपए के गहने व नकदी भी चुरा कर ले आई है, तो सब बहुत खुश हुए। चूंकि एक दिन तो एकता के ऊपर अमन उर्फ साकेब के मुस्लिम होने की हकीकत पता चल ही जानी थी और उसके परिवार की हकीकत भी उजागर हो जानी थी। साकेब का परिवार ये भी जानता था कि अगर साकेब से हिंदू लड़की एकता निकाह के लिए राजी भी हो गई तो उनकी बिरादरी के लोग उनका गैर मजहब में शादी करने के कारण जीना हराम कर देंगे। अगर साकेब और एकता की शादी नहीं हुई तो ये भी तय था कि वो साकेब को दी गई अपनी सारी रकम वापस मांग लेगी। इसलिए साकेब ने अपने पिता, भाई और भाभीियों के साथ मिलकर पहले ही ये साजिश तैयार कर ली थी कि एकता को अपने घर लाकर उसकी हत्या कर दी जाए। इससे उसे एकता की रकम भी नहीं लौटानी पड़ेगी और उससे छुटकारा भी मिल जाएगा। एकता के नशे में बेसुध हो जाने के बाद साकेब ने उसके कपड़े उतारे
और नशे की अवस्था में ही उसके शरीर से अपने हवस की भूख शांत की। साकेब ने उसके बाद दूसरे कमरे में बेसब्री से इंतजार कर रहे अपने भाई भाभीियों और पिता को बुलाया। इसके बाद उन्होंने मिलकर एकता की गला दबाकर हत्या कर दी। चूंकि पूरी साजिश पहले ही तैयार कर ली गई थी, एकता के शव को भी ठिकाने लगाना था। इस काम के लिए साकेब ने अपने ही गांव में रहने वाले एक कम उम्र के लड़के अयान को भी अपने साथ मिला लिया था। अयान कुछ दिनों से साकेब के साथ मिलकर तंत्र मंत्र का काम सीख रहा था। साकेब ने उससे 20,000 रुपए भी देने का वादा किया था। एकता की हत्या करने के बाद साकेब ने अपने भाई पिता और अयान के साथ मिलकर ईद पर दी जाने वाली बलि की पहले बलकटी से एकता की गर्दन काटकर उसे धड़ से अलग किया। उसके बाद दोनों हाथों को कंधे से काटकर अलग किया। दरअसल सिर और दोनों हाथ काटने की खास वजह थी। साकेब को डर था कि कल को किसी वजह से एकता का शव बरामद भी हो जाए तो उसकी पहचान ना हो सके, क्योंकि उसके हाथ पर उसका नाम गुदा हुआ था और दूसरे पर उसने अमन का नाम गुदवाया हुआ था। इसलिए साकेब ने उसके दोनों हाथ भी धड़ से अलग कर दिए थे। एकता की हत्या के बाद उसके शरीर के चारों टुकड़ों को 4 अलग अलग बोरियों में भरकर उसी रात साकेब ने अपने भाई और दोस्त के साथ उन्हें ठिकाने लगाने के लिए लेकर गया। सबसे पहले लोहिया गांव में ही ईश्वर पंडित के खेत में गड्ढा खोदकर एकता के धड़ वाले हिस्से को दफना दिया गया। शव जल्द से गल जाए इसके लिए साकेब ने शव के ऊपर 5 किलो नमक डाल दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दी। धड़ को ठिकाने लगाने के बाद साकेब ने भाई और दोस्त के साथ मिलकर एकता के सिर व दोनों कटे हुए हाथों को बोरी समेत गांव के आसपास के कीचड़ भरे तालाबों के किनारे दफना दिया। अगले दिन साकेब के पूरे परिवार ने धूमधाम से ईद मनाई। उस दिन 5 जून 2019 थी। ईद मनाने के कुछ दिन बाद ही साकेब फिर से करनाल में आकर अपने दोस्तों के साथ तंत्र मंत्र के काम में लग गया। लेकिन इस दौरान कहीं न कहीं उसके मन में एक डर भी बना रहा। वो जानता था कि एकता ने अपने परिवार को उसके बारे में बता रखा है और ये भी बता दिया है कि उसने अमन से शादी कर ली है। इसलिए उसने एकता के मोबाइल का सिम निकालकर उसके व्हाट्सएप तथा फेसबुक को खुद ही अपडेट करने का काम शुरू कर दिया, ताकि उसके परिवार को लगे कि एकता ठीक है। साकेब अमन बनकर एकता के व्हाट्सएप और फेसबुक की गैलरी में पड़ी प्रोफाइल फोटो भी चेंज करता रहता था, जिससे एकता के परिवार को लगता कि वो खुश है। कभी कभी एकता की माँ उसे मैसेज करती थी, जिसका वो चैटिंग के जरिए तो एकता बनकर जवाब देता, मगर जब वो उससे फोन पर बात करने के लिए कहती तो वो एकता बनकर कह देता कि सॉरी मम्मी, मैं फोन पर बात नहीं करूंगी। इधर कुछ दिनों के बाद 13 जून को कुत्तों ने ईश्वर पंडित के खेत में उस जगह को खोद दिया जहां एकता के शव को दफनाया गया था। कुत्ता शव के एक हिस्से को मुंह में दबाकर जा रहा था तो गांव वालों पर यह भेद खुल गया और मामला पुलिस तक पहुंच गया। चूंकि पुलिस को एकता के शव का केवल धड़ ही मिला था, इसलिए पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि शव की शिनाख्त कैसे की जाए। इसलिए एसएसपी अजय साहनी ने अपनी सर्विलांस टीम को जांच के काम में लगा दिया। ये टीम एसएसपी के कैंप ऑफिस में उन्हीं की निगरानी में काम करती है और छोटी से छोटी जानकारी के बारे में एसएसपी को ही रिपोर्ट करती है। सर्विलांस टीम ने जब अपना काम शुरू किया तो उसे लोहिया गांव या आसपास के इलाके में किसी भी महिला अथवा युवती के लापता होने की जानकारी नहीं मिली। अलबत्ता ये जरूर पता चला कि लोहिया गांव के ज्यादातर नौजवान पंजाब व हरियाणा के अलग अलग स्थानों पर तंत्र मंत्र, झाड़ फूक और टोने टोटके का काम करते हैं। एसएसपी के निर्देश पर सर्विलांस टीम ने एक साथ 2 तरह से विवेचना के काम को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। टीम ने सबसे पहले लोहिया गांव से 13 जून से 1 महीने पहले तक के उन तमाम फोन नंबरों का डाटा एकत्र किया जो उस समय वहां पर सक्रिय थे। सर्विलांस टीम ने पंडित ईश्वर चंद्र के खेत के आसपास से मिले मोबाइल फोन के डंप डाटा की जांच शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने यह पता लगाना शुरू किया कि इस गांव के कौन कौन से लोग दूसरे राज्यों में काम करते हैं, क्योंकि अगर मेरठ या आसपास के इलाकों की मृतक महिला होती तो अब तक उसके परिजन पुलिस से संपर्क कर चुके होते। पुलिस ने जब इस एंगल पर पड़ताल शुरू की तो पता चला कि करनाल और लुधियाना भी ऐसे शहर है जहां इस गांव के युवक तंत्र मंत्र और वशीकरण का काम करते हैं। पुलिस की पड़ताल जब लुधियाना तक पहुंची तो उन शहरों में महिलाओं की रिपोर्ट खंगाली गई।
आखिरकार लुधियाना पहुंची मेरठ की सर्विलांस टीम के हाथ सफलता लग गई। पुलिस को पता चला कि लुधियाना के मोतीनगर इलाके में रहने वाली करीब 20 साल की एक युवती जिसका नाम एकता है, उसके परिवार वालों ने उसकी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई है। युवती की मिसिंग रिपोर्ट के साथ उसका फोटो भी था और उसके परिजनों का पता व फोन नंबर भी थे। पुलिस ने परिजनों से जब संपर्क साधा तो उन्हें पता चला कि उनकी बेटी एकता ने तो अमन नाम के एक लड़के से शादी कर ली है। परिजनों ने बताया कि उनकी बेटी को कुछ नहीं हुआ है क्योंकि वो तो व्हाट्सएप पर उनसे चैटिंग करती रहती है और अपना स्टेटस भी चेंज करती रहती है। हालांकि पुलिस निराश जरूर हो गई थी, लेकिन फिर भी उसने एकता और उसके प्रेमी अमन का मोबाइल नंबर उसके परिवार वालों से हासिल कर लिया। मेरठ आने के बाद पुलिस ने इन दोनों नंबरों की कॉल रिकॉर्ड निकलवाकर पड़ताल शुरू कर दी तो पता चला कि एकता का फोन तो कई महीनों से एक्टिव ही नहीं है। अलबत्ता उसके नंबर पर व्हाट्सएप जरूर चल रहा है, जबकि अमन का जो नंबर है वो भी लुधियाना के ही किसी फर्जी पते से लिया गया था। इसलिए पुलिस ने एक बार फिर लुधियाना का रुख किया। पुलिस ने लुधियाना में उन दफ्तरों की खाक छाननी शुरू की जहां एकता काम करती थी। पुलिस का एकता के आखिरी दफ्तर में काम करने वाली उसकी एक खास सहेली प्रीति से पता चला कि एकता जब वहां पर काम करती थी तो वो मोतीनगर में ही दिलशाद नाम के एक तांत्रिक के यहाँ काम करने वाले अमन से मिलने जाती थी। अमन के बारे में ये जानकारी मिलते ही सर्विलांस टीम की बाछें खिल गई। बस फिर क्या था, पुलिस टीम ने दिलशाद को उठा लिया। दिलशाद से अमन के बारे में पूछा गया तो उसने बता दिया कि उसके यहाँ अमन नाम का जो लड़का काम करता था उसका असली नाम साकेब था और अब वो उसके यहाँ काम नहीं करता। हाँ, दिलशाद ने इतना जरूर बताया कि साकेब मेरठ के दोराला में लोहिया गांव का रहने वाला है। इतनी जानकारी मिलते ही पुलिस टीम उछल पड़ी क्योंकि जिस कातिल को वो दुनिया भर में ढूंढ रही थी वो तो लोहिया गांव में ही मौजूद था। इसके बाद का काम बहुत आसान था। दिलशाद से जो जानकारी मिली थी उसी के आधार पर पुलिस ने लोहिया गांव के साकेब के बारे में जानकारी हासिल कर ली। 20 मई 2020 को सर्विलांस टीम ने साकेब को उस समय उसके घर से उठा लिया जब वो परिवार से मिलने के लिए गांव की तरफ जा रहा था। बाद में साकेब ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और एकता की हत्या में सहयोग करने वाले अन्य नामों का भी खुलासा कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने उसी रात को दबिश देकर साकेब के पिता, भाई, दोनों भाइयों और उसके दोस्त अयान को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद उनकी निशानदेही पर एकता का मोबाइल फोन, साकेब का मोबाइल फोन, एकता के शव के टुकड़े करने में इस्तेमाल हथियार और गड्ढा खोदने में इस्तेमाल फावड़ा बरामद कर लिया है। एकता हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के बाद सभी आरोपियों को प्रेस वार्ता में लाया गया था। उसके बाद पुलिस साकेब और अन्य लोगों को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल लेकर जा रही थी। तभी रास्ते में साकेब ने एक सिपाही की पिस्टल छीनकर गोली चला दी। गोली लगने से सिपाही सुधीर मलिक घायल हो गया। पिस्टल लेकर भाग रहे साकिब को पुलिस ने घेराबंदी करके भराला गांव के जंगल में घेर लिया, जहां मुठभेड़ में उसके पैर में पुलिस की 3 गोलियां लगी। घायल साकिब को लेकर पुलिस जिला अस्पताल पहुंची, जहां उसका इलाज किया गया। पुलिस का कहना है कि हत्या के आरोप में गिरफ्तार सभी 6 आरोपियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने हत्या के बाद अब साकिब के खिलाफ हत्या की कोशिश करने के लिए धारा 307, 392 और 411 का मुकदमा पंजीकृत किया है। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद उसे उसके परिवार के पास मेरठ जेल में भेज दिया गया था। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।